नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परिदीपाई में। हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको गणित विषय में किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर 9 है राजस्थान बोर्ड में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर का बेसिक्स की कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, क्या मीनिंग है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो अगर हम बात करें किसी भी ग्राफ की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ओनली ऑल अबाउट graphical representation of 2 points, 3 points and more than 2 points। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं। इसको अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्राफ बोलते हैं, या फिर इसको अपन ये कह सकते हैं कि ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जहां पर भी दो आपके एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस, उसको बोलते हैं। एक को अपन बोलते हैं एक्स ओ एक्स डेस, और सेकंड वाला क्या होता है वाई ओ और वाई डेस। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अब इसमें बात कर रहे हैं कि ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी। तो ग्राफ का ये अपने पहले पढ़ा है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें कम से कम उसकी दो डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है कि वो किसी भी पॉइंट से हम कितना लेफ्ट बढ़ेंगे फिर कितना राइट बढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कम से कम दो एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो वही यही अपन दो एक्सिस लेकर चलते हैं और ये आपका क्या है, ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ में चार पार्ट बनते हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो इन चारों पार्ट्स के नाम रहते हैं। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके अलावा जब अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पहले क्वाड्रेंट में जो भी कोई पॉइंट होता है, ये हमने पहले पढ़ा है सब कुछ। तो जो भी कोई पॉइंट होता है तो उसके एक्स एक्सिस भी अपन पॉजिटिव में लिखते हैं और वाई एक्सिस जो होता है उसको भी अपन क्या कहते हैं, पॉजिटिव में होता है हमेशा। लेकिन अगर बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें एक्स हमेशा नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। इन सब के अलावा जो आपका ये पॉइंट ओ है, एक पॉइंट जहां पर दोनों एक्सिस आकर के मिलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन इसको अपन बोलते हैं। वो पॉइंट जहां पर दोनों पॉइंट्स आकर के मिलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों आकर के मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो दोनों एक्सिस मिलते हैं ये हमेशा एक दूसरे को राइट एंगल पे मिलते हैं। यहां पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल अपन हमेशा मान के चलते हैं। अब ये तो हो गई बात इस ग्राफ के बारे में, बेसिक्स के बारे में। अब अगर अपन बात करें सबसे पहले कि एक मैं कोई भी ग्राफ लेता हूं, सपोज करो ये मैंने ग्राफ लिया, इसका ये पॉइंट हो गया एक्स ओ एक्स डेस और ये हो गया वाई ओ और वाई डेस। इसके मैंने कोई दो पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां लिया, और ये एक लाइन बनी पी क्यू। और हमारे पास में यहां पर ये भी गिवन है कि जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2, y2 है, और जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1 है। तो अब अगर हमें फाइंड करनी हो, डिस्टेंस फाइंड करनी हो कि पी क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो वो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो अपना सबसे पहला जो टॉपिक होता है इस चैप्टर का वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। तो अब देखो, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां से इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दूं और इसको यहां से ज्वाइन कर दूं और यहां से इस लाइन को और आगे बढ़ा देता हूं। जब आगे बढ़ाऊंगा और उसके साथ में इस क्यू से भी नीचे बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर में डाल देता हूं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन आकर के मिलती है उसका मैंने नाम एक बार आर दे देता हूं। अब क्या हो गया, जो पी क्यू आर वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अब उसके बाद में देखो, यहां से मैं इसको भी यहां से ज्वाइन करता हूं। अब देखिए, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगी,
x1 होगी, और यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, x2 होगी। इसी प्रकार से ये वाला पॉइंट क्या y1 है, इसका मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है यहां पर ये होगी y1, और y2 कहां से कहां तक होगी, y2 होगी यहां से लेकर के यहां तक होगी। ये इतना मामला अपना हो जाएगा। अब देखिए जरा, अब अगर अपन बात करें कि मैं बात करूं डिस्टेंस पी आर क्या होगा, अगर मैं बात करूं यहां पे पी आर की, तो पी आर की जो वैल्यू होगी वो क्या x2 माइनस x1 होगा क्या। देखो जितना पी आर है उतना ही यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम ही बनेगा एक्चुअल में। भाई यहां से ये 90 डिग्री है, ये भी परपेंडिकुलर, सारे एंगल्स क्या हैं, एल्टीट्यूड्स होते हैं, तो ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बोल दें, रेक्टेंगल बोल दें। तो जितना पी आर होगा उतना ही ये वाली डिस्टेंस होगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा x2 है, उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मुझे ये आगे वाला मिल जाएगा, तो ये पूरा x2 में से मैंने क्या माइनस किया, x1, तो यहां से पी आर मुझे क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 मिल जाएगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूं क्यू आर की, तो देखो क्यू आर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, ये पूरा जो y2 है उस y2 में से मैं क्या माइनस कर दूंगा, y1 माइनस कर दूंगा, तो ये y2 है उसमें से मैं y1 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू आर मिल जाएगा। जब ये दोनों डिस्टेंस मुझे मिल गई तो अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर की। फ्रॉम राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इसमें पी क्यू का स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पी आर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 है, ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या है, ये हो गई y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है मेरे पास, पी क्यू का स्क्वायर आया, हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी इसका नाम बोलते हैं। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में या जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपको एक्सरसाइज मिलेंगे उसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला काम में लेना है, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूला कैसे बना कैसे मिला उसका आपको डेरिवेशन आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जब ये ध्यान में रखोगे तो आपको याद करने में भी जाहिर सी बात है ईजी रहेगा। और उसके बाद में अपन आगे का जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करते हैं, इंटरनल डिवीजन के बारे में। तो देखो इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, इस इंटरनल डिवीजन का मतलब ये है कि मान लेते हैं ये आपका कोई ग्राफ है, ग्राफ के कोई दो पॉइंट्स अपन लेके चलते हैं। तो ये हमने आपका कोई ग्राफ लिया, उसके दो पॉइंट्स अपन ले लिए पी और क्यू, ये हो गया पॉइंट पी, ये हो गया पॉइंट क्यू। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, x1, y1 होंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, x2, y2 होंगे। अब ये कह रहा है कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट आपको लेना है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले पी क्यू इज ए लाइन, इसमें जो गिवन होगा वो होगा पी क्यू इज ए लाइन इन विच पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, x1, y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, x2, y2, which is intersected, which is divided by a point R in ratio m/n। मतलब इनके बीच में कोई पॉइंट है R, और ये जो R पॉइंट है वो क्या करता है, m/n में इसको डिवाइड करता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है m/n सच दैट, इसका मतलब क्या होगा कि जो PR अपॉन QR होगा वो क्या होगा, m/n होगा। देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R, हमें इस पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट पॉइंट जो R के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, x, y है। इनको मैं क्या मान लेता हूं, x, y मान लेता हूं। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, यहां से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। छोटा सा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस लाइन्स को अपन सभी को एक्सिस से मिलाते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए इस लाइन को मिला दिया, यहाँ से इस लाइन को भी मैंने मिला दिया, और यहाँ से इस लाइन को भी मैंने मिला दिया। ऐसे ही यहाँ से इस लाइन को मिलाऊंगा और आगे भी बढ़ा दूंगा। ऐसा ही इधर से यहाँ से इस लाइन को मिलाऊंगा और इसको भी आगे बढ़ा दूंगा, और ऐसे ही इस लाइन को यहाँ से इस पॉइंट को भी मिला दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और ये जो आपका एक्सिस था कौन सा था, वाई एक्सिस था। ये आपका ट्राइंगल, मैं इसका नाम देता हूं इन दोनों पॉइंट्स के, पी क्यू आर तो ये हो गए। इसका नाम अपन ए दे देते हैं, इसका बी दे देता हूं। अब अगर अपन बात की जाए यहां पे इसी में, तो देखो इस वाले पॉइंट का यहां से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, x1 होगी, और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, x होगी। जब मैंने पॉइंट उसको अगर x माना तो ये क्या होगी, x होगी, और ये आगे वाली जो डिस्टेंस पूरी होगी वो क्या होगी, x2 होगी। ऐसे ही ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, y1 होगी, ये पूरी डिस्टेंस क्या होगी, y होगी, और ये पूरी डिस्टेंस जो लास्ट तक होगी वो क्या होगी, y2 होगी। ये हमें मिल गया। अब अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में PA की, तो जो PA है इस ट्राइंगल में जो होगा, इन ट्राइंगल PAR, ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, PAR ले रहा हूं, तो इन ट्राइंगल PAR हमें क्या मिलेगा, जो PA की वैल्यू है, ये देखो ये PA है, तो PA की वैल्यू क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है, यानी कि x में से मैं x1 को माइनस कर दूंगा तो मुझे PA मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, तो ये हो गया PA। इसी प्रकार से AR की अगर बात करूं तो देखो ये जो AR है इक्वल है इस वाले के, AR यानी ये होगा ना, तो ये क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है, y है, उसमें से y1 माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका AR। इसी प्रकार से मैं बात करूंगा ट्राइंगल PBQ की, अगर हम यहां पर PBQ की नहीं, यहां पर बात करते हैं अपन QRC की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल QRC अगर हम यहां पर बात करते हैं QRC की, तो उसमें देखो सबसे पहले CR की बात करेंगे, तो जो CR होगा, CR की वैल्यू क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू यानी कि x2, उसमें से x को माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, x2 में से x को माइनस करेंगे। और फिर अगर बात करें अपन CQ की, तो CQ क्या हो जाएगा, CQ यानी कि ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या, y2 में से माइनस क्या करेंगे, y को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, y2 माइनस y। यहां तक ठीक मामला। अब बात करते हैं इन दोनों ट्राइंगल की, तो फ्रॉम ट्राइंगल PAR एंड RCQ देखो इन दोनों ट्राइंगल में मुझे एक चीज सामने आ रही है कि इसका एंगल A और इसका एंगल C दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल A इक्वल है किसके, एंगल C के। क्यों है, ईच परपेंडिकुलर है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर्स है। उसके बाद में अगर बात की जाए कि ये वाला जो एंगल है ये इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। क्यों है, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो इसका नाम क्या है, एंगल P है, और उसका नाम क्या है, एंगल R है। तो मैं कह देता हूं कि एंगल P जो है वो भी इक्वल है किसके, एंगल R के। इसका रीजन क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब क्या होगा, बाई डबल A सिमिलरिटी रूल। देखो यहां तक बात करें अपन ये सिमिलरिटी रूल की, ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, चैप्टर में 11 में आएगा। फिर भी आपने जैसे कि क्लास 9 में पढ़ा था, कॉन्ग्रेंस के रूल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, दो ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे सिमिलर का मतलब क्या है कि वो इक्वल नहीं होते हैं लेकिन एक जैसे होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं बट इक्वल होना जरूरी नहीं है इसमें। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो सिमिलर होने की कंडीशन होती है कि अगर कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी कंडीशन होती है, बट फिलहाल हमें इसी से मतलब है। एक बार तो अपन ये पढ़ते हैं।
बाकी जो आएगी तो चैप्टर में जब अपन आएगी तो अपन देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहां पे बात करेंगे बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल। क्या होगा, जो ट्राइंगल आपका PAR है वो सिमिलर है किसके, RCQ के। और जो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो उसको अपन बोलते हैं बाई CPST। इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। उसमें होता था CPCT था, उसमें क्या था, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बाई CPST क्या होगा, PA/PR इक्वल होगा, सॉरी PA/RC होगा, तो उसको बोलता हूं मैं CR इज इक्वल टू AR/CQ, और ये इक्वल होगा किसके, PR/RQ। ये तीनों चीजें क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इन सब की यहां से मैं वैल्यूज पुट करता हूं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें PA की, तो ये PA है, ये रहा आपका PA, और PA की वैल्यू क्या थी, x माइनस x1। तो मैं यहां से ले लेता हूं x माइनस x1 अपॉन CR की वैल्यू क्या आई थी, x2 माइनस x। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x इज इक्वल टू, अब यहां पे आया AR/CQ। तो AR की वैल्यू क्या है, y माइनस y1, और CQ की क्या है, y2 माइनस y। तो AR की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, y माइनस y1, और CQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y इज इक्वल टू PR अपॉन क्या है, RQ है। तो PR तो क्या है, M है, और RQ क्या है, N है। तो ये क्या हो जाएगा, M/N। अब अगर बात करें, पहले मैं इन दोनों को लेता हूं, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को लेकर चलता हूं, फिर मैं लूंगा सेकंड टर्म को और लास्ट टर्म को ले लूंगा। तो इन दो को लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए। तो यहां पे मैं इसको सोल्व करता हूं। जब मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों को लेऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, ये है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, और इज इक्वल टू क्या है, M/N। दोनों को जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा NX माइनस NX1 इज इक्वल टू MX2 माइनस MX। इस x को अपन इधर लेके आ जाएंगे, इस x1 को उधर ले जाएंगे, तो ये इधर है तो क्या हो जाएगा, NX प्लस MX इज इक्वल टू MX2 प्लस NX1। यहां से अपन x तो ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, M+N इज इक्वल टू, ये हो जाएगा MX2 प्लस NX1। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी, MX2 प्लस NX1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, M+N। ये हो गया आपके पास में x की वैल्यू। ऐसे ही जैसे अपने x की वैल्यू निकाली है, वैसे ही आप स्वयं ट्राई करेंगे, और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये हो जाएगी My2 प्लस NY1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, M+N। ये हो गया आपका इंटरनल डिवीजन का दोनों फॉर्मूलेज। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि अगर मुझे जो पॉइंट्स लेने हैं, देखो x का पॉइंट क्या है, MX2 है प्लस NX1 है, मतलब इधर वाला रेशियो उधर वाला पॉइंट प्लस इधर वाला रेशियो इधर वाला पॉइंट, अपॉन में क्या है, दोनों रेशियो का सम करना है। ये हो गया M के लिए, और यही आपका Y के लिए भी यही होता है। तो जिस प्रकार से हमने, अब ये तो आपका हो गया इंटरनल डिवीजन। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आता तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा चेक कीजिए। फिर भी इसमें नहीं आता तब कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि सर मुझे यहाँ पे ये समस्या है, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा इसको समझाने की। अब जैसा हमने पढ़ा है इंटरनल डिवीजन, वैसे ही आगे हम बात करेंगे एक्सटर्नल डिवीजन की। तो जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये हो जाएगा अपना ग्राफ। इस पर आपका ये 2 पॉइंट्स है, ये आपका पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x1, y1 है, और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, x2, y2 है। अब ये क्या बोल रहा है कि जब मैं इस PQ को आगे बढ़ाऊं, देखो इंटरनल और एक्सटर्नल में इतना फर्क है कि इंटरनल में क्या था कि जो पॉइंट R जो था वो इसके बीच में था। एक्सटर्नल में क्या होगा, जो पॉइंट R होगा वो इस PQ से बाहर कहीं पॉइंट R होगा। यहां कोई पॉइंट R है, और उस R पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या हैं, x, y है। और वो जो पॉइंट R है वो इस प्रकार है कि ये गिवन है अपने पास में कि रेशियो ऑफ PR अपॉन QR जो है वो क्या है, M/N है।
हमें फाइंड क्या करना है, वही पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो यहां पर हमें क्या करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे, सारी डिस्टेंसेस। तो ये वाला पॉइंट हमने ले लिया, इसकी डिस्टेंस मान लेता हूं क्या है, x1 होगी। इसकी डिस्टेंस क्या होगी यहां से, ये x2 होगी। ऐसे ही ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, x होगी। अब यहां से अगर बात करें इधर की तरफ तो ये क्या होगी, y1 होगी। यहां से लेकर यहां तक ये वाली क्या होगी, y2 होगी। और जो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, y होगी। अब अगर हम बात करें इसमें, अच्छा साथ में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, प्रोसीड करते हैं। इसको हम और आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, और इसको भी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। तो इसके जो नाम बनते हैं इनको नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक ये पॉइंट रह गया, इसको भी डी नाम दे देते हैं। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ से ए बी की, तो जो ए बी की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी डिस्टेंसेस को। ए बी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1 होगी। क्या, ए बी होगा x2 माइनस x1। फिर अगर हम बात करें इस डी क्यू की बात करें तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, या एक बार अगर बात कर लेते हैं, ये तो हो गया ए बी। और अब ए सी की बात करते हैं, तो ए सी की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये है ए सी, तो ए सी क्या होगा, यहां से यहां तक x माइनस x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी। तो इधर से दो डिस्टेंस हो गई। फिर बात करें अगर बी सी की, बी सी और डी क्यू दोनों बराबर होगी, ये बी सी और ये डी क्यू। देखिए ये बी सी है और ये डी क्यू है, दोनों बराबर होगी। और होगी क्या इनकी वैल्यूज, x माइनस x2 होगी। इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, x माइनस x2 हो जाएगी। फिर ऐसे ही यहां से अगर बात की जाए तो इधर देखो सी आर की वैल्यू क्या होगी, सी आर यानी कि ये वाली वैल्यू, ये क्या होगी, यहां से कंप्लीट y है, उसमें से y1 को माइनस करेंगे, तो ये हो गया y माइनस y1। अगर बात की जाए सी डी या फिर बी क्यू की, तो सी डी और बी क्यू की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी। तो यहां से सी डी इक्वल होगा किसके, बी क्यू के, और उसकी वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 होगी। इसी प्रकार से आगे अगर बात की जाए, ये लास्ट में जो डी आर पॉइंट बच गया डी आर की, तो डी आर की वैल्यू क्या होगी, y माइनस y2 होगी। तो एक पॉइंट और बच गया, कौन सा, डी आर, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस y2, सॉरी y माइनस y2। अब यहां पर अपन बात करते हैं, अच्छा ये हमारे पास गिवन था कि P से लेकर के R तक की जो वैल्यू है, जो रेशियो दे रखा है, इस रेशियो से हमें पता चलता है कि जो PR है वो M है और QR है वो क्या है, N है। ये इनकी वैल्यू नहीं है, ये इन दोनों का रेशियो PM अपोनेंट था। ठीक है, इसको कभी भी वैल्यू मत मानना, ये जो है इनका रेशियो है, ये नॉट एन वैल्यू, ये मैं लिख देता हूं, ये नॉट ए वैल्यू, ये इन दोनों का रेशियो। जब इनको डिवाइड करेंगे तो मुझे m/n मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं दोनों ट्राइंगल्स की। कौन कौन से ट्राइंगल्स की यहां पे बात की जाए, देखिए पहला मैं बात करता हूं ट्राइंगल ए सी आर अपॉन क्यू डी आर। फ्रॉम ट्राइंगल ए सी आर एंड ट्राइंगल क्यू डी आर। अगर अपन इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल आर है वो कॉमन आ रहा है क्या, दोनों में एंगल आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसलिए इक्वल रहेगा। उसके बाद में इसका एंगल डी और इसका एंगल सी इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो एंगल डी इक्वल है किसके, एंगल सी। रीजन क्या लिखोगे, ईच ऑफ देम इज राइट एंगल। देन बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल, क्या होगा, ट्राइंगल जो आपका ए सी आर होगा वो सिमिलर होगा किसके, क्यू डी आर के। जब ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो फिर बाई सी पी एस टी क्या होगा, ए सी अपॉन डी क्यू इक्वल होगा ए आर अपॉन डी आर, और ये भी इक्वल होगा किसके, सी आर अपॉन, सॉरी ए आर अपॉन क्यू आर होगा ना, तो ए आर अपॉन क्यू आर और सी आर अपॉन डी आर।
ये अपने को मैटर मिल जाएगा। अब इन सभी की वैल्यूज अपने यहाँ से रख देते हैं। तो जब ए सी की वैल्यू क्या है, सबसे पहले देखो ए सी की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 अपॉन डी क्यू की वैल्यू क्या है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू क्या है, ए आर, तो यहां पर अपने पास में ए आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये रहा, सॉरी ये देखो, अच्छा पॉइंट ए तो अलग दे दिया ना अपन ने, ये पी आर तो था, ए और पी तो एक ही बात है, तो जो ए आर है वही पी आर है, तो ए आर की वैल्यू क्या है यहां से, एम है, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, एम है, यहां से लेकर यहां तक की, अपॉन क्यू आर, ये क्यू आर, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है, एन है, यहां पे लिखी हुई है, इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा हुआ है, सी आर, तो सी आर की वैल्यू यहां पर है अपने पास में, सी आर कहां है, ये रहा, ये क्या है, y माइनस y1 अपॉन, उसके बाद में क्या है, डी आर है, तो डी आर की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो छोटी सी मिस्टेक है कि ए सी की जो वैल्यू आई थी अपने पास में, ये आई थी x माइनस x1, और जब बात करें नीचे डी क्यू की, तो डी क्यू की वैल्यू क्या आई थी, x माइनस x2 थी, ना कि y2 माइनस y1, ये क्या थी, x माइनस x2 थी, इधर m अपॉन n हो गया, इक्वल टू सी आर की वैल्यू क्या आई अपने पास में, ये आई थी y माइनस y1, और अपॉन जो डी आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, y माइनस y2 आएगी। अब यहां से पहले इन दो को लेंगे, फिर इन दो को ले लेंगे, तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, x माइनस x1 अपॉन x माइनस x2 इज इक्वल टू m अपॉन n, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, तो ये हो जाएगा nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx माइनस mx2, इस n को उधर ले जाएंगे, m को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू mx माइनस nx, तो ये हो जाएगा यहां से mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, m माइनस n। अब जब इसको यहां से सोल्व करेंगे तो x की हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, m x2 माइनस n x1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, m माइनस n, ये हो गई x की वैल्यू। और ऐसे ही जब अपन y वाले को सोल्व करेंगे तो यहां से हमें y की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। तो देखो एक चीज और, आपको जब अपन इन दोनों को रिलेट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवीजन को, तो हमें एक चीज कॉमन मिलती है, और वो चीज क्या है, देखिए जब इंटरनल डिवीजन में हमने फॉर्मूला पढ़ा, तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n था, और जब एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसको क्या होता है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन में जहां जहां माइनस आ रहा है वहां पर इंटरनल में क्या था, प्लस था। तो सिर्फ फॉर्मूले में, दोनों फॉर्मूलाज में केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस होता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस होता है। बस इतना ध्यान रख लेना कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब ये होता है कि आपका जो पॉइंट आर है, जो बाहर जो पॉइंट देखा है, उस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट्स के साथ में रेशियो अपन डिवाइड करना है, ठीक है। ये मत कर देना कि इसको m और इसको n कर दें, तो अगर आपने ऐसा कर दिया, इसको m कर दिया, इसको n कर दिया, तो ये वापस से आपका वही इंटरनल डिवीजन ही बन जाएगा, तो एक्सटर्नल डिवीजन नहीं रहेगा। रही बात एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बुक में, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस की, तो जब क्वेश्चंस अपन की अगर बात करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या पता चलेगा कि इसमें इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, तो अगर क्वेश्चन में आपको कहीं मेंशन होता है कि इसमें इंटरनल डिवीजन लगाना है या एक्सटर्नल डिवीजन लगाना है, तब तो कोई इशू नहीं है। और अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं होता है तो अपन डायरेक्ट उसमें उसको क्या मान के चलेंगे, इंटरनल डिवीजन मान के चलेंगे। और फिर भी कुछ क्वेश्चंस में गिवन नहीं होता तो उसका पता चल जाएगा अपने को कि इसमें कौन सा वाला डिवीजन है। तो दैट्स ऑल अबाउट आवर बेसिक। एक छोटी सी चीज इसमें और रहती है कि अगर अपन बात करें इंटरनल डिवीजन की, तो उसी इंटरनल डिवीजन में अगर कोई मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हो, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करने की बात करते हैं अपन। तो अपना एक टॉपिक और छोटा सा है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
मिड पॉइंट। देखो मिड पॉइंट का मतलब ये होगा कि ये मान लेता हूं उसके पॉइंट्स हैं x1, y1 है, ये पॉइंट क्या है x2, y2 है, ये P हो गया और ये क्या हो गया Q हो गया। इनके बीच में कह रहा है कोई पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है x, y है, और ये क्या है इसके बीच में है ना पॉइंट, इसका मतलब ये इसका जो रेशियो है वो क्या है 1:1 है। तो अगर 1:1 है इसका मतलब m की वैल्यू भी क्या है 1 है और n की वैल्यू भी क्या है 1 है। अगर बात की जाए तो ये इसका जो डिवीजन है, ये डिवीजन कौन सा है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, क्योंकि पॉइंट R बीच में है इसलिए डिवीजन कौन सा है, इंटरनल है। तो पॉइंट R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या होता है mx2, तो m की वैल्यू तो 1 है, फॉर्मूला मैं एक बार लिखता हूं इंटरनल डिवीजन का, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, और ऐसे y का m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है आपको। अब देखो m की जगह तो 1 है इंटू x2, n की जगह भी 1 है इंटू x1 अपॉन m प्लस n यानी कि 1 प्लस 1 हो गया। ऐसे ही 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 और अपॉन में 1 प्लस 1। जब इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, x2 प्लस x1 अपॉन में हो गया 2, और ऐसे ही y2 प्लस y1 अपॉन में क्या हो गया 2। तो ये जो आपके हैं वो क्या होते हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोई भी लाइन है उसके दोनों तरफ के आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, दोनों तरफ के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x प्लस y अपॉन 2, सॉरी ये x2 प्लस x1 है यहाँ पे, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ से x2 प्लस x1 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2, ये क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे उसके मिड पॉइंट के। थैंक यू।